हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारत के भूगोल चैप्टर को कवर करेंगे। इस वीडियो में 38वीं बीपीएससी से 66वीं बीपीएससी तक जितने भी भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कवर किया गया है। हमारे चैनल पर बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन को चैप्टर वाइज कवर किया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय यानी कि आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, +5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, हुनरू प्रपात निर्मित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर। हुनरू जलप्रपात रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, और इसी को केटू भी कहते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है और यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी या वाय हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजोइक युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अग्र गंभीर। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है और छोटा नागपुर के पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार मिलते हैं और इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इसके प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र एस्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये कथन सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, तो ये भी कथन सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 जो है वो सही हैं। और चौथा कथन है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ तथा जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार का भाग हैं, जबकि भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा 5422.6 किलोमीटर लंबी है और यहीं इसमें अगर मुख्य भूमि के अलावा द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। कोई भी उत्तर यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है, जिसकी ऊंचाई 5890 मीटर है। यांगजी दीवान दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत एक द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं और लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो अभी मैंने बताया लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36। अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 79.63% वन क्षेत्र है। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में 77,882 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है और जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डेमम पहाड़ियां। कार्डेमम पहाड़ियां या फिर इलायची पहाड़ियां कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य बिहार है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, जबकि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान फिर से 12वां हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है और इन प्रजातियों में तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा, केरल। टोडा जनजाति केरल में नहीं, तमिलनाडु में पाई जाती है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, और देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में यह नदी सांगपो और बंगाल में यह नदी जमुना कहलाती है। अगला प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, और तेल नदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तरी कोयल और बराकर नदी गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर काशी। उत्तर काशी का संबंध भागीरथी नदी से है, न कि गंगा से, जबकि फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, और यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर समुद्र तल से 175 से 200 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है, वहीं शिमला समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आता जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत 2019 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकतम हिस्सा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दुमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका यानी कि क्ले के कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। और त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जिले में
गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग एवं उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी और इसी के अंतर्गत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। जबकि 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है और यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। भारत में केसर का उत्पादन एकमात्र जम्मू कश्मीर में ही होता है और यह राज्य प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार एक नकदी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क भंडार हैं। सबसे पहले उड़ीसा और उसके बाद मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। बैलाडीला में हेमाटाइट का खनन होता है और बैलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और देश का अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। अगला प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थाओं की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। ये सभी समस्याएं भारत कोयला उद्योग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई, असम में।
भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देशों यानी कि ओपेक कंट्रीज ने तेल की कीमतों में 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। और ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 243 किलोग्राम तेल के बराबर। वर्ष 1994 में भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व स्तर से बहुत कम थी। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। दिए गए राज्यों में कर्नाटक भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे शीर्ष पर कर्नाटक है, उसके बाद राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी कथन सत्य हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा नगर। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और ये टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, केमिकल उद्योग आदि भी स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेतरी में। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा खनन के लिए। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और इसके द्वारा देश के प्रमुख 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल को। अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है और यह 9.02 किलोमीटर लंबी है। यह टनल पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। प्रश्नकाल के दौरान त्रिवेंद्रम राजधानी ट्रेन यानी कि 12431 अधिकतम दूरी तय करती थी। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा अगस्त 1986 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है,
भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी और 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे, जबकि 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी। तो 1882 विकल्प में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पाट अंचल या पाट रीजन अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है और छोटा नागपुर का पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है और इसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा हुआ है। और ये 7 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और इसके अतिरिक्त असम की सीमाएं 2 देशों के साथ लगती हैं, भूटान और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, गद्दी लोक निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति है? तो यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। और गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। बीपीएससी घटना चक्र में भारत के भूगोल के अंतर्गत कुल 155 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 80 प्रश्नों को हमने अभी डिस्कस कर लिया और पार्ट 2 में हम लोग 81 से 155 तक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।